हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। आइए दोस्तों, आज पार्ट थर्ड लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें 30 प्रश्न होगा और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी तारे के जीवन काल की अंतिम अवस्था क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हाइट डवार्फ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइम स्टोन। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म होने की संभावना नहीं होती है। और दोस्तों ग्रेनाइट आगेन चट्टान है, आगेन चट्टान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मेलघाट टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र में है। दोस्तों ऑप्शन डी में है, जो आपको नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, महाराष्ट्र। मेलघाट है महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, मेलघाट। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 राज्यों से। देख लेते ये 5 राज्य कौन कौन सा है। तो मेरे भाइयों, ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, फिर निकल करके उत्तर प्रदेश पहुंचती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, फिर बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। तो आपका कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा हार्मोन गुर्दे से मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है? गुर्दे से मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जुराह केस किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों आपको गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिनके शासनकाल में कोसी जुराह केस हुआ था। तो कोसी जुराह का जो केस हुआ था ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत के किस केंद्र शासित राज्य में गलवान घाटी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख में गलवान घाटी है। और आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में गलवान घाटी में 15-16 जून की रात में हिंसक झड़प हुई। और दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि चीन और भारत के बीच जो है सीमा रेखा मैकमोहन, तो आप लोग जानते ही होंगे। साथ में एक रेखा और है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, कौन सा मिट्टी केसर की खेती के लिए आवश्यक है? तो मेरे प्यारे भाइयों इसका सही जवाब हो जाएगा केसर की मिट्टी के लिए, केसर की खेती के लिए आवश्यक मिट्टी है दोमट मिट्टी। दोस्तों यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, काली मिट्टी जो है आपको कपास के लिए है, कपास के लिए। और यदि पूछ रहा है यहाँ क्या कि केसर की खेती के लिए आवश्यक है, तो केसर की खेती के लिए दोमट मिट्टी आवश्यक है। और ये कपास जो है ये काली, कपास के लिए काली मिट्टी है, और कपास को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण पादपों के हरे भाग में होता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। झूम कृषि संबंधित है, यानी झूम कृषि किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। दोस्तों झूम कृषि में स्थानांतरण करके मतलब पहले एक जगह कहीं खेती कर लिया जाता है, फिर वहाँ उसको ख़त्म करके दूसरे जगह इसमें क्या किया जाता है कि काट करके वहाँ जला करके, जैसे कोई वन है तो वहाँ काट के फिर वहाँ जला उला के मिट्टी को सही करके खेती कर लिया जाता है, फिर दूसरे जगह किया जाता है। तो इसीलिए इसे स्थानांतरण कृषि कहा गया है, झूम कृषि को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 का रहा है, क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते से हुआ? क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते से हुआ? तो दोस्तों ये क्रीमिया युद्ध 1856 में हुआ था और इसे समाप्त करने के लिए पेरिस संधि किया गया था। आइए दोस्तों आपको ये बता दूं कि पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ? संविधान सभा में यह बात कब पारित हुआ कि भारत को एक संविधान दिया जाए? तो ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कह रहा है कि किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल मजीद। यहाँ आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसका सही जवाब राजा जमोरिन होगा, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ राजा जमोरिन नहीं होगा। राजा जमोरिन तब होगा जब आपसे ये पूछा जाए कि कालीकट पहुँचने पर किसने उनका स्वागत किया, तब जमोरिन होगा। यहाँ पूछ रहा है कि पहुँचने में मदद किया, कालीकट तक पहुँचने में, यानी ये अब्दुल मजीद जो है ये मार्गदर्शन का कार्य किया था, मार्गदर्शन का। तो हुआ था क्या, जब ये वास्को डी गामा भारत की खोज में चले थे, खोजने के लिए ये निकले थे, तो खोजते खोजते ये दूसरे जगह चले गए थे और वहीं खोज करके उनको लगा कि यहीं भारत है, लेकिन वो भारत नहीं था। फिर दूसरे जो खोजने वाले थे उनसे पूछा कि भाई भारत कौन है? तो कहा अरे ये भारत थोड़े है, ये भारत नहीं है। तो कहा तो भारत कैसे है, कहाँ मिलेगा? तो एक व्यक्ति से पूछा गया, तो वो व्यक्ति ने बताया कि जाओ तुम जाते रहना और जहाँ पर तुम किसी व्यक्ति से कुछ पूछेगा और वो व्यक्ति तुम्हारे नज़रों में यानी तुम्हारे सामने देखता रह जाएगा तुमको, तब वो समझ जाना कि वो भारतीय है। तो आते 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 आया, खूब रास्ते में आया तो एक व्यक्ति को पूछा कि रे भारत किधर है? तो कहा कि भारत किधर है? तो वो अब्दुल मजीद ही था। अब्दुल मजीद ऐसे देखने लगा, ऐसे टुक टुक टक करके, ये कौन है, ये कौन है? तो वो वास्को डी गामा समझ गया ये लगता है भारतीय है। तो कहा तुम्हारा घर भारत में है? कहाँ भारत में है? तब कहा अरे हम तो खोजते खोजते कहाँ न चले गए थे, मिला ही नहीं भारत, तो बताओ तुम रास्ता किधर से है? तो यही अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को बताया कि ये रास्ता है जो भारत आपको लेकर के जाएंगे। तो ये उसी रास्ते से हो करके भारत पहुंचा और यहाँ कालीकट में फिर राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद फिर ये आए थे व्यापार करने के लिए। तो यहाँ से कुछ मसाला वो जमोरिन ने कहे कि अच्छा आपको जो है ना मैं मसाला दे देता हूँ, आप लेके जाइए। एक नाव खरीद करके दे दिया, कहा आप जाओ। तो एक नाव में दे दिया तो सोचा कि अरे हम तो पैसा लेकर के आए थे खरीदने के लिए, ये तो फ्री में दे दिया है। हम तो सोचे हैं कि बहुत महंगा है, चूँकि यूरोपीय देशों में मसाला बहुत ही महंगा है, इसी की खोज में तो अंग्रेज पहुँच गया भारत। तो उनको लगा कि वास्को डी गामा को अरे ये तो फ्री में दे दिया, क्या करें? तो चल बोला जमोरिन राजा बोला कि अब तुम चले जाओ, हो गया।
इसको पहले ख़त्म कर लेना खा पी के, फिर आना तो देंगे। तो ये सोचा कि एक जो फ्री में मिल गया है, एक नाव और ख़रीद लिया और उस नाव में अपने रुपया जो अपने पास में रखा था उससे ख़रीद करके लेके गया। और लेके जब गया वो वहाँ, तो वहाँ गया अपने गाँव, तो वहाँ बोला कि अरे देखो देखो हम कहाँ से इतना मसाला ले आए। तो वो फिर बेच करके वो धीरे धीरे इसी तरह से यूरोपीय देशों में जाके पता चल गया कि अरे भारत में जो मसाला है बहुत प्रसिद्ध है। तो सब कहा चलो 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 मसाला ले आते हैं। तो वहीं तब से ही ऐसा वहाँ से आने लगे यूरोपीय, और भारत में धीरे धीरे इस तरह से अंग्रेज आ गए। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। ये कुछ कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और वो आप लोगों को पता नहीं है, और ये आपको जैसे जनरली सभी बुक में नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए ये खास करके NCERT से कलेक्शन करता हूँ, और NCERT से कलेक्शन करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बस दोस्तों, आप लोग का कुछ मदद चाहिए, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यही मदद है और कोई मदद नहीं आप लोगों से चाहता हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको जो हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1985। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में है? डफला अबोर पहाड़ियाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को याद होगा कल मैंने बताया था कि मीरी और मिसमी नामक पहाड़ी जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। दोस्तों, जब आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन अनुसंधान संस्थान, तब आपका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। यदि वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो देहरादून। यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है, और भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? विधान परिषद, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि विधान परिषद पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, 169 हो जाएगा, ऑप्शन बी। विधान परिषद का गठन 169 के तहत किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि विधान सभा का किसके तहत होता है? विधान सभा, तो विधान सभा का हो जाएगा 70, यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं, सभा तो 70, तो विधानसभा 70। विधान मंडल पूछेगा तो विधान मंडल 168 में, विधान मंडल हो जाएगा 168 में। तो विधान परिषद हो गया आपको 169 में, विधान सभा 70 में, विधान मंडल 168 में। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 78 में। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उराव जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है, उराव जनजाति। और ये ताना भगत आंदोलन जो है, इसमें उराव जनजाति ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा?
प्रश्न संख्या 21 में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्री और शूद्र को जोड़ करके एक प्रभाव छोड़ा, क्योंकि उस टाइम में था क्या, स्त्रियों को बहुत सारा अधिकार नहीं था और शूद्र को भी बहुत कम ही अधिकार था। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, इन दोनों वर्ग को जोड़ करके और ये महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, इससे बहुत को प्रेरणा मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव सरकरिया आयोग द्वारा दिया गया और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का उद्देश्य रहता है कि जैसे दो राज्यों में किसी तरह का कोई भी मामला हो तो उसे निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद होता है। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। सेन सूचकांक का संबंध किससे है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सेन सूचकांक का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धनता से। देखिए यहाँ हुआ था क्या कि अमर्त्य सेन को तो आप लोग जानते होंगे। अमर्त्य सेन के द्वारा सेन सूचकांक विकसित किया गया था जो निर्धनता को मापने के लिए किया गया था। तो इसीलिए अमर्त्य सेन के नाम पर है सेन सूचकांक। तो अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक दिया, उसका नाम रख दिया सेन सूचकांक। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। पंचवती मंदिर कहाँ है। तो पंचवती मंदिर कहाँ है। तो पंचवती मंदिर आपको हो जाएगा, ये पंचवती मंदिर पलवल आपकी ये कहाँ है, हरियाणा में है पंचवती मंदिर। तो हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है पलवल और वहीं पर पंचवती मंदिर है। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। शास्त्रीय रंगमंच का धर्मनिरपेक्ष नृत्य अच्छी लामो कहाँ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शास्त्रीय रंगमंच का धर्मनिरपेक्ष लोक नृत्य अच्छी लामो कहाँ किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत में ये नृत्य किया जाता है अच्छी लामो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी लामो कहाँ किया जाता है, तिब्बत में। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। अमेजन वर्षा वन कितने देशों में फैला हुआ है। अमेजन वर्षा वन जो है ये कितने देशों में फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये अमेजन वर्षा वन आपके 9 स्टेट में फैला हुआ, 9 कंट्री में फैला हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कंट्री है ये कौन कौन सा है। अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाता है। अमेजन वर्षा वन आपके 9 कंट्री में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाता है, जिसमें ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है, 60% के आसपास ब्राज़ील में सर्वाधिक फैला हुआ है। ब्राज़ील के बाद पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोलिविया है, गुयाना है, सूरीनाम है और फ्रेंच गुयाना है। दोस्तों एक बार मैं पुनः आपको सभी 9 कंट्री जो है 9 देशों का नाम पुनः एक बार मैं बता देता हूँ। ब्राज़ील है जिसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, उसके बाद पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोलिविया है, गुयाना है, सूरीनाम है और फ्रेंच गुयाना है। ये 9 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि ये कितने देशों में फैला हुआ है। तो ये 9 देशों में फैला हुआ है, आपको बस यही याद रखना है। और सर्वाधिक ब्राज़ील में फैला हुआ है, ये आप याद रखिए। और ये अमेजन वर्षा वन जो है दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। निम्न में से कौन मुद्रित दस्तावेज को डिजिटल छवियों में परिवर्तित कर देता है।
कहने का अर्थ ये है कि कोई मुद्रित दस्तावेज है उसे डिजिटल छवियों में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा स्कैनर। दोस्तों स्कैनर के द्वारा उसका स्कैन करके उसे डिजिटल छवियों में बदल दिया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय किस राज्य में है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोस्तों BCCI जो होता है उसी के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। BCCI का पूर्ण रूप होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और इसका मुख्यालय पूछ रहा है आपको किस राज्य में है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि BCCI की स्थापना 1928 में की गई थी और मुख्यालय है मुंबई। तो मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, और मुंबई को स्वप्न नगरी के नाम से जाना जाता है, स्वप्नों का शहर, ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आप लोगों को बताया हूँ कि ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टाध्यायी में। जो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया, पाणिनि के द्वारा। तो यही अष्टाध्यायी जो बुक है इसी में सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। लिपि आप लोग समझते होंगे, जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, इसी प्रकार इस लिपि का जो सबसे पहली बार उपयोग हुआ है अष्टाध्यायी में हुआ है, जो संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है और पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं, और ये प्रश्न आपके अंतिम प्रश्न होंगे इस पार्ट 3 का। तो दोस्तों मैं यहाँ एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यदि आप लोग कहेंगे तो मैं ये 2019 में जो SSC CGL का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका ये जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बैंक है उसका मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए लेके उसका भी एक सीरीज लेकर के आऊँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो हमने उसको देखा है कि उसमें जो भी है, यानी 2019 का जो CGL में पूछा गया प्रश्न है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज मैं लेकर के आऊँ और उसमें जैसे 10 सीरीज तक में उसको पूरा कर दिया जाए। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा रहेगा। और एक बात दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा NCERT का जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है, उससे मैं आप लोगों को लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट बाय पार्ट लेकर के आऊँगा। तो आप लोग बताइएगा कि ये NCERT वाला और ये SSC CGL का जो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चन बैंक का, सिर्फ 2019 का मैं लेकर के आऊँगा, सिर्फ 2019 में जो पूछा गया वहीं, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात आप लोग जानिए दोस्तों, होता क्या है, अभी जैसे आप लोग देखिएगा अच्छे से जब देखिएगा तो पता चलेगा कि जैसे SSC में जो प्रश्न पूछा जाता है उससे उस प्रश्न को अगले 1-2 वर्ष तक नहीं पूछा जाता है। फिर SSC का जो क्वेश्चन बैंक होता है उससे NTPC, रेलवे या ग्रुप D में भी पूछ लिया जाता है। ऐसा होता है, जो NTPC का क्वेश्चन बैंक है वो SSC में पूछ लिया जाता है, और वैसे GK जो है, GK आपको सब जगह संभवतः एक ही मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँ, और NCERT का जो सीरीज है NCERT का मैं कॉस्मोस पब्लिकेशन का लेकर के आऊँगा, बिल्कुल 1 लाइनर, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन रहेगा आपको। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं, और ये प्रश्न संख्या अंतिम होगा, लास्ट प्रश्न है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर आपके पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये पंचायतन शैली क्या है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब एक मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा हो, मान लीजिए कि दोस्तों ये एक मुख्य मंदिर है, इस मुख्य मंदिर के चारों तरफ इधर एक एक उधर रहेगा, एक इधर रहेगा, चारों तरफ छोटा छोटा मंदिर जब बना हुआ रहता है तो उस मंदिर को कहा जाता है कि ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो आप यहाँ ऐसे सोचिए कि जैसे आप देखते होंगे कि गांव घर में क्या होता है कि जब
कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पंचायत बुलाया जाता है। पंचायत बुलाया जाता है और चारों तरफ से लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। एक इधर से बैठेगा, एक इधर से बैठेगा, एक इधर से बैठेगा, एक इधर से बैठेगा और कहेगा बुलाओ कौन लड़ाई किया है और बुलाओ क्यों लड़ाई किया है। तो चारों तरफ से बैठ करके उसको बीच में बुला लिया जाता है। तो एक बीच में रहता है और चारों तरफ से चार बैठा रहता है। तो वहाँ पंचायत लगा हुआ रहता है। कोई देखता कहता है अरे यहाँ पंचायत लगा है। तो इसीलिए ये आप याद रखिएगा कि पंचायतन शैली जो है, पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर होता है और मुख्य मंदिर के चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर होते हैं। और यहाँ लिंगराज मंदिर जो है, ये लिंगराज मंदिर पंचायतन शैली में बना है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि लिंगराज मंदिर के अलावा कुछ मंदिर है जो पंचायतन शैली में बना है। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। उसके बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर आपको भुवनेश्वर में ही है। उसके बाद ये लिंगराज मंदिर तो हो ही गया। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि एक बात आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।